सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु मध्य देश को परिभाषित कर रहे हैं कि मध्य देश किसे कहा जाएगा, मध्य देश की क्या विशेषता है, मध्य देश इस भारतवर्ष में किस जगह विद्यमान है। तो इस तथ्य को आज हम पढ़ेंगे। पहले मैं इस श्लोक का वाचन करता हूं, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। हिमवद्विन्दधयोर्मध्यम यत् प्राग अग्निनिषनाद अपि प्रत्यघेव परिहाग च मध्य देश प्रकृतितः। हिमवद्विन्दयोर्मध्यम यत् प्राग विनिषनाद अपि प्रत्यघेव परिहाग च मध्य देश प्रकृतितः। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु मध्य देश को परिभाषित करते हुए हमें बता रहे हैं कि भारतवर्ष में मध्य देश कहाँ विद्यमान है। श्लोक को अन्वय को देखते हैं कि हिमवद्विन्दधयोर मध्यम यत् विनिषनाद अपि प्राक परियाग च प्रत्यक एव मध्य देश प्रकृतितः। प्रकृतितः यानी कहा गया है। मेन जो वाक्य प्रकृतितः यानी कहा गया है, कौन सा जगह को मध्य देश कहा गया है। तो बता रहे हैं महर्षि मनु का हिमवद्विन्दधयोः यानी हिमालय, जो हमारा हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय पर्वत है ना, पर्वतराज हिमालय के संदर्भ में आया है कि हिमवद्विन्दधयो यानी हमारा हिमालय यानी हमारा जो हिमालय पर्वतराज हिमालय तथा वद्विन्दधयो या विंध्याचल के संदर्भ में आया है ना। हिमवद्विन्दधयो यानी पर्वतराज हिमालय तथा विंध्याचल मध्यम यानी विंध्याचल के मध्य में जो यत् विनिषनाद यानी इन दोनों के मध्य में जो विनिषण नामक स्थान है ना, यत् विनिषनाद अपि प्राकः यानी इन दोनों के मध्य में जो विनिषण नामक जो स्थान है, अपि प्राक जो पूर्व की ओर है ना, विनिषण नामक स्थान से भी प्राक दिशा यानी प्राक दिशा के संदर्भ में आया है। यानी अपि प्राकः यानी इस विनिषण नामक स्थान से भी पूर्व की ओर तथा परियाग च प्रत्यक तथा प्रयागराज यानी प्रयागराज के संदर्भ में बताते हुए कह रहे कि प्रयाग से प्रत्यक यानी पश्चिमी दिशा की ओर यानी प्रयाग से पश्चिम की ओर स्थित एवं मध्य देश प्रकृतितः उस प्रदेश को ही क्या कहा जाता है, मध्य देश कहा गया है। क्या बता रहे हैं कि मध्य देश किसे कहा जाएगा, तो मध्य देश उसे ही कहा जाएगा जो स्थल क्या है, हिमवद्विन्दधयो मध्यम यानी हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य में विद्यमान जो यत् विनिषण अपि प्राक यानी जो विनिषण नामक स्थान से भी क्या है, अपि प्राक यानी पूर्व की ओर यानी जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हुई थी उस विनिषण नामक स्थान के संदर्भ में बता रहे हैं। ठीक है ना, कि विनिषण स्थान जहाँ सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है उस विनिषण नामक स्थान से अपि प्राक यानी उससे भी पूर्व की ओर तथा परियाग च प्रत्यक एवं यानी प्रयाग से भी प्रत्यक यानी पश्चिम दिशा की ओर एवं यानी जहाँ विद्यमान है वही प्रदेश मध्य देश प्रकृतितः यानी वही देश क्या कहा जाएगा, मध्य देश कहा जाएगा। परीक्षा में पूछा जाए कि मध्य देश किसे कहा जाएगा, तो मध्य देश उसी जगह को कहा जाएगा जो हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य में जो प्रदेश विनिषण नामक स्थान से भी पूर्व की ओर तथा प्रयाग से पश्चिम की ओर स्थित है, उसे ही मध्य देश कहा गया है। इसलिए महर्षि मनु कह रहे हैं कि हिमवद्विन्दधयोर मध्यम यत् प्राग विनिषनाद अपि प्रत्यघेव परियाग च मध्य देश प्रकृतितः यानी हिमवद्विन्दधयोर मध्यम यानी हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य में यत् विनिषनाद अपि प्राक यानी जो प्रदेश विनिषक नामक स्थान से भी अपि प्राक यानी पूर्व की ओर तथा पर्यघात च प्रत्यक यानी प्रयाग से पश्चिम की ओर विद्यमान है, मध्य देश प्रकृतित यानी उसे ही मध्य देश कहा गया है। यानी महर्षि मनु मध्य देश को परिभाषित करते हुए यानी बताते हुए हमें कह रहे हैं कि जो प्रसिद्ध स्थल प्रदेश यानी प्रसिद्ध पर्वतराज हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के बीच में विद्यमान है,
जहां सरस्वती नदी विलुप्त हुई थी उस विनशन नामक स्थान से भी पूर्व की दिशा में स्थित है एवं प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयाग से पश्चिम दिशा में विद्यमान है, उस प्रदेश को ही मध्य देश कहा जाता है। वस्तुतः मध्य देश के पूर्व में प्रयाग, पश्चिम में विनशन प्रदेश जहां पर सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी वह स्थल, तथा उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत यहाँ पर विद्यमान है। इस तरह से महर्षि मनु ने प्रस्तुत श्लोक में हमें मध्य देश को बताया है कि भारत देश में जो मध्य देश है वह हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य में जो प्रदेश विनशन नामक स्थान है, विनशन नामक स्थान उसे कहा जाता है जहाँ पर सरस्वती हमारी जो प्राचीन नदी थी वह जहाँ विलुप्त हुई थी उससे भी पूर्व की ओर तथा प्रयागराज यानी तीर्थराज प्रयाग से पश्चिम की ओर जो स्थल विद्यमान है उसे ही मध्य देश कहा गया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु आर्यावर्त प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को उल्लेखित कर हमें बता रहे हैं कि इस भारतवर्ष में आर्यावर्त जो देश है वह कहाँ विद्यमान है, उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, वह किस जगह पर भारतवर्ष में विद्यमान है। तो इस तथ्य को वे हमें बता रहे हैं। मैं इस श्लोक का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। आसमुद्रात् वे पूर्वाद आसमुद्रातु पश्चिमात् तयोर्वेर अंतरम गिरियो आर्यावर्त विद्रुबुधा। आसमुद्रातु वे पूर्वाद आसमुद्रातु पश्चिमात् तयोर्वेर अंतरगिरियो आर्यावृत विद्रुबुधा। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु आर्यावर्त देश को उल्लेखित कर हमें बताते हैं कि इस भारतवर्ष में आर्यावर्त प्रदेश किसे कहा जाएगा। श्लोक के अन्वय को देखते हैं तो अन्वय इस तरह से होगा, तू पूर्वार्थ समुद्रार्थ आ पश्चिमा समुद्रार्थ आ तयोः एवं गृहो अंतरम बुद्धा आर्यावर्त वे विदुः। क्या कह रहे कि तू पूर्वार्थ समुद्रार्थ यानी परंतु, यानी इससे पहले वाले श्लोक में जो हमने पढ़ा था कि इस प्रदेश में मध्य देश किसको कहा गया था, उसमें मध्य देश बताया गया था हिमालय तथा विंध्याचल प्रदेश के बीच में जो प्रदेश विनशन नामक स्थान से पूर्व की ओर तथा तीर्थराज प्रयाग से पश्चिम की ओर विद्यमान है उसे मध्य देश कहा गया था। लेकिन इस वाले श्लोक में महर्षि मनु बता रहे हैं कि परंतु यानी उस स्थल को छोड़कर क्या कह रहे कि तू यानी परंतु पूर्वार्थ समुद्रार्थ यानी परंतु पूर्वार्थ यानी पूर्व के समुद्र से लेकर पूर्वार्थ समुद्रार्थ यानी पूर्व के समुद्र से लेकर आ का तात्पर्य पर्यंत है ना, कि पूर्व के यानी परंतु पूर्वी समुद्र से लेकर क्या है पश्चिमी समुद्रार्थ यानी पश्चिमी समुद्र यानी पश्चिमी समुद्र आ यानी पर्यंत जो फैला हुआ, तथा फिर बता रहे हैं तयो एवं गिरियो अंतरम तथा उन दोनों गिरियो यानी उन दो पर्वत जो इससे पहले वाले श्लोक में हम पढ़े उन दोनों यानी उन दोनों पर्वत यानी हिमालय एवं विंध्याचल के मध्य में स्थित एवं गिरियो अंतरम, अंतरम यानी बीच में यानी दोनों हिमालय एवं विंध्य के बीच में या मध्य में स्थित जो प्रदेश है बुद्धा आर्यावर्त वे विदुः यानी उन दोनों के मध्य में विद्यमान जो प्रदेश है आर्यावर्त है उसे बुद्धा, बुद्धा का अर्थ होता है यहाँ पर विद्वत जन लोग, विद्वान लोग, उसे क्या कहते हैं आर्यावर्त वे विदुः यानी उसी प्रदेश को आर्यावर्त के रूप में जानते हैं। यानी क्या वापिस देखिए अन्वय को कि तू पूर्वार्थ समुद्रार्थ परंतु उन दोनों प्रदेश यानी विंध्याचल हिमाचल को छोड़ के कह रहे हैं कि तू यानी पूर्वार्थ यानी उन परंतु पूर्वार्थ समुद्रार्थ और पश्चिमार्थ समुद्रार्थ यानी पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमार्थ समुद्रार्थ यानी पश्चिमी समुद्र आकार से पर्यंत यानी बीच तक फैला हुआ जो भाग है, तथा तयो एवं तथा उन दोनों एवं गिरियो, गिरियो का तात्पर्य दोनों जो पर्वत विंध्याचल तथा पर्वतराज हिमालय के अंतरम बुद्धा यानी
दोनों हिमालय एवं विंध्य के प्रदेश के मध्य में स्थित जो प्रदेश है उसे ही बुद्धाः आर्यावर्त में विदुः, उसे ही जो विद्वत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उसे ही आर्यावर्त के रूप में जानते हैं, उसे ही आर्यावर्त प्रदेश के रूप में परिभाषित करते हैं। पुनः वापिस श्लोक को पढ़ते हम कि आ समुद्रात् वे पूर्वाद् समुद्रात् पश्चिमात् तयोर्वेर अंतरम गिरियो आर्यावर्त विद्रुदा। है ना, क्या कह रहे हैं कि तू पूर्वार्थ समुद्रार्थ आ, यानी परंतु पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्रार्थ आ, यानी पश्चिमी समुद्र पर्यंत फैला हुआ तयो एव गिरियो, तथा उन दोनों हिमालय एवं विंध्य पर्वत के गिरियो अंतरम, यानी इन दोनों के मध्य में स्थित जो प्रदेश है उसे ही बुद्धाः आर्यावृत वे विदुः, उसे ही विद्वत लोग आर्यावर्त के रूप में जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में आर्यावर्त देश की भौगोलिक स्थिति को परिभाषित करते हुए महर्षि मनु हमसे यह कह रहे हैं कि जो प्रदेश पूर्व में स्थित समुद्र से लेकर पश्चिम में विद्यमान समुद्र तक फैला हुआ है तथा इसके साथ ही जो प्रदेश उन दोनों प्रसिद्ध हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य में विद्यमान है, ऐसे ही विस्तृत भूभाग में फैले हुए प्रदेश को, उस जगह को, उस स्थल को विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। वस्तुतः ब्रह्मव्रत यानी ब्रह्म ऋषि देश तथा मध्य देश के विस्तृत भूभाग को मिलाने पर आर्यावर्त देश की भौगोलिक स्थिति बनती है। इस तरह से प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ने हमें आर्यावर्त देश को उल्लेखित कर बताया है कि हम आर्यावर्त देश किसे कहेंगे। हम आर्यावर्त देश उस प्रदेश को कहेंगे जो पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत तक फैला हुआ है तथा दोनों हिमालय एवं विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित जो प्रदेश विद्यमान है, विद्वान लोग उसे आर्यावर्त के रूप में जानते हैं। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु यज्ञ देश यानी यज्ञ के करने योग्य कौन सा प्रदेश है तथा मलेच्छ देश कौन सा कहा जाएगा, इस तथ्य को परिभाषित कर हमें बताते हैं कि इस भारतवर्ष में यज्ञ देश तथा मलेच्छ देश किसे कहा गया है, उसकी क्या परिभाषा है, वह कहाँ विद्यमान है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, उस तथ्य को हमें उद्घाटित कर बता रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, फिर हम इस श्लोक को अर्थ को देखेंगे। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञो देशे मलेच्छ देशत्वतः परः। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञो देशो मलेच्छ देशस्त्वतः परः। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञो देशो मलेच्छ देशत्वतः परः। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु यज्ञ देशम तथा मलेच्छ देश को स्पष्ट कर हमें बताते हैं कि इस भारतवर्ष की भूमि में यज्ञ देश तथा मलेच्छ देश कहाँ पर विद्यमान है, इसको वे हमें बता रहे हैं। हम इसके अन्वय को देखते हैं तो अन्वय इस तरह से होगा श्लोक का कि यत्र तु कृष्ण सारः मृगः स्वभावतः चरति सह देशः यज्ञः ज्ञेयः अतः परतु मलेच्छ देशः। क्या कह रहे हैं कि यत्र, यत्र एक अर्थ होता है अन्वय पद है कि जहां पर, यत्र तु यानी जहां पर कृष्ण सार यानी कृष्ण सार नामक मृग यानी हिरण यानी मृग स्वभावत चरती है ना, स्वभाव से विचरण करता है, स्वभाव से चरता है, स्वभाव से घूमता रहता है। सह देश यज्ञ ज्ञेय यानी वही प्रदेश यज्ञ प्रदेश कहा जाता है, यानी उसी प्रदेश को हम यज्ञ के करने के योग्य हमें समझना चाहिए। अतः परह यानी पर का अर्थ पराया भिन्न यानी इससे भिन्न, तू मलेच्छ देश यानी इससे भिन्न अन्य जो भी भूभाग में परिभाषित होता है दिखाई दे रहा है ना, हम जिसको देखते
तू मलेच्छ देश यानी वही मलेच्छ प्रदेश कहा जाता है। क्या कह रहे कि यत्र तू कृष्ण सारः मृगः स्वभावतः चरति, यानी जहां पर कृष्ण सार नामक मृग यानी जो हिरण्य मृग है स्वभावतः यानी स्वभाव से विचरण करता है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है, किसी से डरता नहीं है, निर्भीक रूप से उस चराचर जगत में उस स्थल पर चलता रहता है। सदेश यानी वही प्रदेश यज्ञ ज्ञेय, यानी उसी प्रदेश को हमें यज्ञीय प्रदेश समझना चाहिए, जानना चाहिए, वही भूभाग यज्ञ करने के योग्य है। तथा अतः पर यानी इससे भिन्न जो प्रदेश है वे तू मलेच्छ देश यानी वे प्रदेश मलेच्छ प्रदेश कहलाते हैं, उनको हमें मलेच्छ प्रदेश समझना चाहिए। ये बात बता रहे हैं महर्षि मनु। पुनः श्लोक को देख वाचन करते हैं। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञो देशो मलेच्छ देशत्वतः पर। यत्र तु कृष्ण सार यानी जहां पर कृष्ण सार नामक मृग यानी जो हिरण्य जो मृग है स्वभावत चरति यानी स्वभाव से विचरण करता चरता है, विचरण करता स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। सह देश यज्ञ ज्ञेय यानी उसी प्रदेश को यज्ञ के योग्य यज्ञ प्रदेश समझना चाहिए। तथा अतः पर यानी इससे भिन्न जो अन्य प्रदेश है तू मलेच्छ देश यानी इससे भिन्न प्रदेश मलेच्छ प्रदेश कहा जाता है। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु यज्ञीय देश को उल्लेखित कर परिभाषित कर हमें बता रहे हैं कि जिस प्रदेश में कृष्ण सार नामक मृग अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक निर्भीक रूप से विचरण करता है, घूमता है तथा जहाँ पर उसका वध नहीं किया जा सकता है वह भूभाग ही यज्ञ प्रदेश कहा जाता है, वह यज्ञ के योग्य होता है। वस्तुतः कृष्ण सार नामक मृग जल से परिपूर्ण और उर्वरक जो भूमि होती है उसी भूभाग में निवास करता है। अतः इस हरे भरे उपजाऊ भूभाग को ही यज्ञ के योग्य माना गया है। तथा जहाँ कृष्ण सार मृग का वध किया जाता है वह भूभाग मलेच्छ देश है, अतः वह यज्ञ कार्य हेतु त्याज्य माना गया है। कृष्ण सार से तात्पर्य हमारा चित्र कबरा जो कृष्ण वर्ण का जो मृग होता है, जिसका जो कलर है जो चित्र कबरा होता है वही कृष्ण सार कहलाता है। माँ कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में भी इसी प्रकार के कृष्ण सार मृग का उल्लेख भी कालिदास ने भी किया था। इस तरह से इस श्लोक में महर्षि मनु ने यज्ञ तथा मलेच्छ देश को स्पष्ट कर हमें बताया है कि जहाँ कृष्ण सार नामक मृग स्वभाव से विचरण करता है, घूमता रहता, वही प्रदेश यज्ञ के योग समझना चाहिए तथा उस प्रदेश से भिन्न जो प्रदेश है वो मलेच्छ प्रदेश कहा जाता है।